वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियंक। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ विशिष्ट सामान्य जानकारियां जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। और ये हमारा एक क्विक रिवीजन होगा एग्ज़ाम के जस्ट पहले, और जो कि हमारे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है इसका वीडियो। और आज की वीडियो में पूरी तरीके से मैं यहाँ पर रिवीजन ही कराने वाला हूँ आपका, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। मेक श्योर कि आपको सबसे पहले उत्तराखंड को पढ़ने से पहले आपको ना जो उत्तराखंड का मैप है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना मतलब आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको मैप बनाना आना चाहिए, यानी कि इसमें कौन सा ज़िला कहाँ पे है पर्टिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको कुछ जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। देखिए, उत्तराखंड को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्थापना यानी कि इसका गठन कब होता है। तो वो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई होती है, ठीक है। और इससे पहले आपको ना 3 डेट और ध्यान में रखनी है, वो है 1 अगस्त, 10 अगस्त और 28 अगस्त। यानी कि एक एक हो गया, उसके बाद एक यहाँ लगाएं, 10 हो गया, एक और एक 2 हो गया, और आप यहाँ पे 28 लिख दें। तो 1, 10, 28 ये अगस्त का महीना है। तो 1 अगस्त को होता क्या है, 2000 की बात है ये, लोकसभा में पारित होता है। 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है और 28 अगस्त को KR नारायण के द्वारा जो है स्वीकृति दी जाती है और फाइनली उत्तराखंड राज्य बन जाता है, जो कि 9 नवंबर 2000 को बन चुका है। अब जब ये बन गया तो देखिए 27वां देश के रूप में बना है और साथ ही साथ 11वां हिमालयी राज्य के रूप में अपना उत्तराखंड यहाँ पे बन चुका है। तो क्योंकि एक क्विक रिवीजन है तो फटाफट यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। अब इस मैप में आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। यहाँ पे मैंने 350 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 275 किलोमीटर्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या, 350 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो शेयर होती है वो हमारी चाइना के साथ होती है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक हो गया, ये चाइना के साथ होती है। और 275 किलोमीटर्स हमारी जो बाउंड्री शेयर हो रही है ना, वो नेपाल के साथ हो रही है। और इस साइड हिमाचल प्रदेश है, ऑल गुड, ये हमें पता है। तो बस बेसिकली यही आपको बताना था। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है वो आप देख पा रहे होंगे, वो मैंने ये मेंशन की है, यहाँ पे जो लिपुलेख है ना, ये जो लिपुलेख है, लिपुलेख से एक नदी आ रही है, इस तरीके से आ रही है बनबसा में होते हुए काली के रूप में इधर चली आ रही है और शारदा के रूप में इधर चली जा रही है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी काली नदी है। तो काली नदी उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि जो पूर्वी बाउंड्री है वो बनाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पूर्वी जो नदी है वो काली नदी है। इसी की तरह यहाँ पे जो है सूपी नदी इधर से आ रही है और रूपी नदी ऊपर से आ रही है, यानी कि डोडरा क्वार नामक क्षेत्र से जो है रूपी नदी आ रही है। और ये यहाँ पे जो है नेटवाड़ जो उत्तरकाशी में यहाँ पे इनका संगम हो जाता है, उसके बाद टोंस नदी के रूप में आगे बढ़ती है कालसी से होती हुई, इस प्रकार से राज्य के बाहर देहरादून से होते हुए चली जाती है। तो ये हमारी एक तरीके से टोंस नदी है। कौन सी नदी है ये टोंस नदी है। तो कहने का मतलब जो पश्चिमी जो बाउंड्री बना रही है वो टोंस नदी बना रही है, और जो पूर्वी बना रही है वो हमारी काली नदी बना रही है, और यहाँ पे हमारी टोंस नदी बना रही है। तो ये आपको इस मैप के ज़रिए बताने का पर्पज़ था। बात मैंने करी यहाँ पे काली नदी की, तो कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनकी लंबाई, ठीक है। तो इनकी लंबाई कैसे कैसे क्या है। काली नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है ना वो 252 किलोमीटर, यानी कि 252 किलोमीटर की लंबाई काली नदी की। टोंस नदी की लंबाई की बात करूँ तो 148 किलोमीटर राज्य के अंतर्गत। गंगा नदी की बात करूँ तो 90 किलोमीटर की है, यमुना 136 किलोमीटर की है, सरयू 146 किलोमीटर, भागीरथी जो है वो 205 और अलकनंदा 195 किलोमीटर की जो लेंथ के साथ यहाँ पे उत्तराखंड में बहती हैं। ऑल गुड। इसके साथ साथ मैं आपको अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए उत्तराखंड की जो लेंथ है वो क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की लंबाई 358 किलोमीटर, चौड़ाई 320 किलोमीटर। ऑल गुड। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके कुल क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, जो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर वर्ग होना चाहिए ना क्योंकि ये तो एरिया है। ऑल गुड। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो ओवरऑल हमारा उत्तराखंड का जो एरिया है वो जो है हमारा 53,483 किलोमीटर है। ध्यान देंगे जो कि 1.69% ओनली इंडिया का है, यानी कि भारत के समस्त भूभाग का 1.69% ही उत्तराखंड का भूभाग है, जिसमें से ओवरऑल 53,483 किलोमीटर में से जो पर्वतीय एरिया निकल के आता है वो आता है 46035 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर का पर्वतीय हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड का 86% है, ठीक है। यानी कि 86% अपने आप में आप देखिए 100 में से 86% जो है पर्वतीय है, यानी कि
मैक्सिमम जो एरिया है उत्तराखंड का वो ऑब्वियसली जो है पर्वतीय है, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो ये हरिद्वार का एरिया है और जो ये उधम सिंह नगर यानी कि यूएस नगर जो है, केवल यही दो ऐसे ज़िले हैं जो कंप्लीटली मैदानी इलाकों में आते हैं और बाकी के बाकी सब पर्वतीय हैं, ठीक है। तो अब आप अगर मैदानी एरिया निकालना चाहें तो कुल क्षेत्रफल में से पर्वतीय क्षेत्रफल को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास मैदानी जो इलाका है उसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। बात करते हैं सबसे मैक्सिमम जो ज़िला है वो कौन सा है एरिया, और सबसे मिनिमम जो एरिया है वो किसका है। तो चमोली का सबसे मैक्सिमम है जो कि 80-30 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और साथ ही साथ 1766 आपका चंपावत का है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये हमारे पास जो है जो एरिया है ये जो है हमारा चमोली का एरिया है, ठीक है। ये हमारा चमोली का एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया है, और सबसे छोटा ये बहुत ही छुटकू सा जो हमारा ज़िला है चंपावत, इसका सबसे मिनिमम एरिया है, सबसे ज़्यादा सबसे कम ये इसके एरिया हो गए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जिला स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि ज़िला स्थापना। देखिए 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, 13 ज़िले हैं। और यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये हमारा कुमाऊं और ये हमारा गढ़वाल हो जाता है। ऑल गुड। कुमाऊं की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है सन 1854 में, और इसी के साथ साथ गढ़वाल मंडल की जो स्थापना होती है वो सन 1969 में, ठीक है। 1969 में गढ़वाल मंडल बनता है और 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। बाकी के जितने भी ज़िले हैं उनकी स्थापना किस किस प्रकार से हो रही है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा उत्तरकाशी है, ऑल गुड, और ये हमारा चमोली है, और ये हमारा पिथौरागढ़ है। इन तीनों जिलों की जो स्थापना हो रही है वो एक ही दिन हो रही है, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ साथ ध्यान देंगे एक ये है, ठीक है। एक ज़िला ये है जो कि चंपावत है, एक ज़िला ये है जो कि बागेश्वर है, और एक ज़िला ये है जो कि रुद्रप्रयाग है, ठीक है। बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, ऐसे आप देखिए। तो ये जो तीन जो ज़िले हैं सबसे छोटे छोटे ज़िले जो हैं, इन तीनों की भी स्थापना एक ही दिन हुई है, यानी कि एक ही साल में हुई है, जो है 1997 में, तीनों की, ठीक है। बस डेट का फ़र्क है, आप ध्यान से देखें। 15 सितंबर को चंपावत की स्थापना होती है, 15 सितंबर 1997 को। इसी प्रकार 15 को इसकी होती है, और जबकि 16 को इसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 ज़िले और हो गए, 6 ज़िलों की स्थापना हो गई। साथ ही साथ आप और देखिए यहाँ पे ये वाला जो है एरिया, ये अल्मोड़ा है, ठीक इसके नीचे नैनीताल। इन दोनों की भी स्थापना सेम ईयर में हुई, यानी कि 1891 में हुई है। जस्ट सबसे नीचे अगर आप चले जाते हैं तो ये यूएस नगर है। यहाँ पे देखिए 30 सितंबर 1995 को यूएस नगर की स्थापना हो जाती है। पौड़ी अपना 1840 में बनता है, ऑल गुड। टिहरी गढ़वाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 अगस्त सन 1949 को, ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1949 में टिहरी का विलय होता है, यानी कि टिहरी की स्थापना 1949 की है। साथ ही साथ अब बच गए देहरादून और बच गया हरिद्वार। तो देहरादून की जो स्थापना है, ज़िले की स्थापना जो है वो 1871 में होती है, और साथ ही साथ जो हरिद्वार है वो उसकी स्थापना होती है 1988 में। डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, 28 दिसंबर 1928 को जो हमारा हरिद्वार है उसकी स्थापना होती है। इसको याद रखने का तरीका बताऊँ कैसे? देखिए देहरादून ऐसे है, मैप में अगर इस प्रकार से बनाते हैं, और हरिद्वार को ऐसे बनाते हैं, आप ऐसे ऐसे कर दो यहाँ पे ना, तो डबल एट हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो मुझे इस प्रकार से याद है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एनीवेज नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है। एक हुआ कैसे क्या क्या है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, बात आती है, देखिए बात क्या आती है, सन 1814 की। एक युद्ध होता है, खलंगा और नालापानी का युद्ध होता है। साथ ही साथ मैंने लिखा है टिहरी रियासत, यानी कि 1814-15 में टिहरी रियासत, यहाँ का राजा बनता है सुदर्शन शाह। इससे पहले की कहानी क्या है, देखिए गोरखों ने उत्तराखंड को अपने कब्जे में ले लिया था। सबसे पहले कुमाऊं यानी कि चंद राजाओं को अपने कब्जे में लिया, एंड देन उसके बाद गढ़वाल के राजाओं को अपने कब्जे में ले लिया था सुदर्शन शाह, ठीक है। तो वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा था कि किस प्रकार से अपना गढ़वाल का राज्य गोरखों से वापस लिया जाए। तो वो अंग्रेज़ों से हेल्प मांगता है, और फाइनली एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में, खलंगा नाला पानी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं। इस हिसाब से वो सुदर्शन शाह को, जो कि परवार राजा है, उसको जो है ये जो गढ़वाल का क्षेत्र है, टिहरी का क्षेत्र देते हैं, यानी टिहरी रियासत बनती है 1814 में। उसके बाद क्या होता है देखिए, अंग्रेज़ जो हैं
कुमाऊं का जो इलाका है ये वाला, इसको वो हड़प लेते हैं, ठीक है। ये वाला इलाका वो पूरा का पूरा हड़प लेते हैं, कौन, अंग्रेज। और वो यहाँ पे सन 1800, ये मैंने लिखा हुआ है 1839, तो 1839 में वो एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना करते हैं। उसके बाद उनको ये लगता है कि क्यों ना गढ़वाल में भी अपना दबदबा कायम किया जाए, तो इसी पर्पज़ के साथ वो 1840 में, ये रहा 1840 में, वो गढ़वाल में जो है अपना एक मुख्यालय स्थापित करते हैं और उसको वो पौड़ी जिले के रूप में यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं। 1840 की बात है, ठीक है। ऑल गुड। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो है पहला ज़िला बन गया, पौड़ी पहला ज़िला बन गया। उसके बाद टाइम आता है सन 1854 का, ठीक है। जब वो इसको यहाँ पे गढ़वाल में जो है मुख्यालय बना देते हैं, तो उनको ज़रूरत महसूस होती है कि कुमाऊं में भी मुख्यालय बनाया जाए, तो वो नैनीताल यहाँ पे अपना मुख्यालय स्थापित करते हैं। सन 1854 की बात है, और यही 1854 में वो एक तरीके से गढ़वाल मंडल की भी स्थापना यहाँ पे कर देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। उससे पहले जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका मुख्यालय अल्मोड़ा हुआ करता था। प्रॉपर जो 1854 में, वो तो बाद में प्रतिस्थापित हुई है। तो ये कहानी कैसे कैसे चल रही है वो आप देखिए। उसके बाद अल्मोड़ा और नैनीताल ये बना देते हैं वो, और ये जो टाइम है वो है 1891 में, ठीक है। ये दो ज़िले बना दिए। उसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये दो ज़िले और बन गए हैं, ठीक है। एक बन गया अल्मोड़ा, एक बन गया नैनीताल। उसके बाद ये स्थिति बनी रहती है आज़ादी तक। उसके बाद टिहरी का विलय हो जाता है 1949 में, ठीक हो गया, टिहरी भी बन जाता है। उसके बाद ये एक और बन गया है, ऑल गुड। फिर उसके बाद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 1960, जो कि एक सेम डेट है 24 फरवरी 1960, है ना, आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये बन जाते हैं। उसके बाद ये 3 बन गए हैं, 1 2 3, ये 3 और बन गए, 3 4 5 6 7, तो 7 जिलों की स्थापना हो गई है यहाँ तक आते आते। उसके बाद ये फिर गढ़वाल मंडल भी बना देते हैं। गढ़वाल मंडल बनाया जाता है यहाँ पे सन 1900, ठीक है, 1969 में। फिर उसके बाद दून को ऐड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देहरादून को ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है यूएस नगर को ऐड किया जाता है, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इस प्रकार 13 के 13 जिलों की स्थापना कुछ इस प्रकार से हुई है। ये पूरा मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, पूरा जो किस प्रकार से हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने का ट्राई किया है। ऑल गुड। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा शासन प्रशासन की बात कर लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। देखिए उत्तराखंड में जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वो कितने हैं, वो 70 हैं। तहसीलें 110 हैं, और ब्लॉक यानी कि जो विकास खंड हैं वो 95 हैं। तहसीलों को ही जैसे जिले, उप जिले भी कहते हैं। जिले यहाँ पे 13 हैं, तो उप जिले कितने हैं, 110 हैं। ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अब मैंने जो यहाँ पे बनाया हुआ है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। विधानसभा क्षेत्र 70 हैं। 70 में से जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि 11 हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इस ऐसा बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को यहाँ पे दिखाना, यानी कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने ये डॉटेड स्पॉट बनाए हुए हैं, लाइक रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। तो ये जो है सबसे कम विधानसभा क्षेत्र यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार तहसीलें 110 हैं। सबसे ज़्यादा तहसीलें आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगी, जो कि 13 हैं, और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में कम है। इस प्रकार यहाँ सबसे ज़्यादा है यहाँ, और यहाँ जो ब्लॉक है वो कम है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने किस प्रकार क्यों बनाया हुआ है। आप यहाँ मैप में देखें तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये रहा ना, ये हरिद्वार यहाँ है, तो इस प्रकार मैंने हरिद्वार को ऐसे दिखाया हुआ है। बाकी एक स्पॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, लाइक दिस। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये चीज़ें की हुई हैं। ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको करने का मतलब, जो मकसद है मेरा यही है कि मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा क्षेत्र 70 में से हरिद्वार में सबसे ज़्यादा और बाकियों में सबसे कम। सबसे कम कितने, 2 इसी प्रकार तहसीलों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ इसी साइड को तो आता है, इसलिए मैंने यहाँ को ऐसे पिथौरागढ़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। साथ ही साथ हरिद्वार से शिफ्ट हुए थे तो हरिद्वार में सबसे कम, और साथ ही साथ एक सबसे छोटा जिला, ये बाकी सारे के सारे छोटे जिले देखिए, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। इस प्रकार रुद्रप्रयाग यहाँ पे ले लिया है। तहसीलों की बात करूँ तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम है। अगर हम बात करें ब्लॉक यानी कि पिछड़प, तो पौड़ी देखो इसी साइड तो आता है पौड़ी, तो ये सबसे ज़्यादा पौड़ी में है। और रुद्रप्रयाग और बाकी के जो छोटे छोटे जो ज़िले बचे, बागेश्वर, वो ऊपर आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम साथ ही साथ समझ भी ले रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे क्या क्या है। अब इसी प्रकार से बनाने का मकसद भी ये था, देखिए सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, यानी कि 11 12 13 14 15। इसी प्रकार का सीक्वेंस अगर आप रखेंगे
विधानसभा, तहसीलें, ब्लॉक। तो इस प्रकार से चलेगा। सबसे कम की बात करूँ तो सबसे कम यहाँ पे 2 हैं, उसके बाद आप इधर शिफ्ट हो जाइए तो 3 हैं, फिर उसके बाद ये 4 हैं, तो 2 4 3 ऐसे हैं। तो इस प्रकार ये सारी बातें हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, आरक्षित विधानसभा सीटें 15 हैं। टोटल 70 में से 15 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, जिनमें से 13 एससी की, 2 एसटी की। 13 एससी में से हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें आपको एससी की देखने को मिलेंगी, जो कि 3 सीटें हैं। कहाँ कहाँ हैं? ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, और बाकी हर एक ज़िले में एक एक है। ध्यान देंगे, रुद्रप्रयाग और चंपावत में कोई भी आरक्षित एससी की सीट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद एसटी की 2 हैं, एक नानकमत्ता और एक चक्राता में है। ऑल गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। देखिए, विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है और 2 यहाँ पर आपको विधानसभा भवन देखने को मिलेंगे। पहला दून, दूसरा भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण में। पहला विधानसभा जो सत्र चलता है ना, वो 2001 9 जनवरी यानी 2001 में विधानसभा का पहला सत्र चलता है, जो कि दून में चलता है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा भवन तो 2 हैं, एक गैरसैंण में भी है। तो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कब चला? तो 2014 में, जो कि स्कूल कॉलेजों में चला होगा, क्योंकि विधानसभा भवन बना नहीं होगा। और 2017 में बाद में जो है ना, जब विधानसभा भवन बन गया था तो 2017 में भी यहाँ पे विधानसभा का सत्र चला है। ऑल गुड। नेक्स्ट हम अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है, ध्यान रखेंगे, विधानमंडल जो है ना वो एक सदनात्मक है। ठीक है, और जैसा कि बताया कि 2 यहाँ पे विधानसभा भवन है। इसी तरह महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी 2 एक ऐसे राज्य आते हैं जिनमें 2 विधानसभा भवन आपको देखने को मिलते हैं। विधानसभा चुनाव कब हुए पहली बार और इनका गठन कब हुआ? तो ये बात है 2002 की। 2002 में पहली बार जो है विधानसभा चुनाव यहाँ पे उत्तराखंड में होते हैं। ध्यान में रखनी है, 14 फरवरी और 14 मार्च। ठीक है, 14 फरवरी, 14 मार्च, फरवरी, मार्च। तो 14 फरवरी में चुनाव हो गए, 14 मार्च में गठन हो गया। पहली बार विधानसभा का चुनाव और गठन 2002 में हुआ है। अगर आरक्षित लोकसभा सीट की बात करूं और आरक्षित लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट की बात करूं तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें आरक्षित हैं और राज्यसभा की 3 हैं। 5 कौन कौन सी हैं? देखिए, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार। तो ये 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से ध्यान देना, अल्मोड़ा की जो एक सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। ऑल गुड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका उत्तराखंड नाम पड़ता है 1 जनवरी 2007 को, जो कि ND तिवारी के द्वारा, और साथ ही साथ जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि गैरसैंण चमोली में बनाई गई, वो 20 जून 2020 को बनाई गई त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। वैसे राजधानी देखें तो देहरादून है, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दी गई चमोली में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 2020, रिसेंटली अभी की बात है। और उत्तराखंड नाम पड़ा है 2007 में। ध्यान देंगे, क्योंकि उत्तरांचल के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को बना था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि यही बताया, 2001 में विधानसभा का पहला सत्र चला है। तो और क्या क्या चीज़ें हुई हैं 2001 में? देखिए, 2001 में विधानसभा का पहला सत्र चला। ठीक है, पहली वेबसाइट भी बन गई। ठीक है, विधानसभा की पहली वेबसाइट बनी है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की फर्स्ट थी ये। अच्छा, जो राष्ट्रीय नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, राज्य इसको लिखेंगे, राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो राज्य जो चिन्ह है वो यहाँ पे निर्धारण भी 2001 में ही हुआ। यूके खनन नीति की घोषणा भी 2001 में हुई है और राज्य पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 में ही बनाई गई है। ऑल गुड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे, राज्य का पहला साइबर थाना जो खुलता है ना, वो खुलता है 25 मार्च 2015 को। और कुमाऊं का जो पहला साइबर थाना खुलता है वो रुद्रपुर में खुलता है, क्योंकि जो दून में खुला था पहला राज्य का, वो तो गढ़वाल का था ना। तो इसी प्रकार दूसरा जो रुद्रपुर में खुला तो वो अपने आप में कुमाऊं का पहला हो गया। तो राज्य का पहला साइबर थाना 2015 में देहरादून में खुला, और पहला जो कुमाऊं का पहला थाना है वो रुद्रपुर में खुला 2021 में। डेट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद राज्य प्रतीकों की बात जैसे कि यहाँ पे की गई है कि राज्य प्रतीकों का निर्धारण 2001 में हुआ है। ठीक है, तो राज्य प्रतीक कौन कौन से क्या हैं ये आपको बिल्कुल पता है। ब्रह्मकमल, पुष्प, राज्य पुष्प, राज्य जो पशु है वो कस्तूरी मृग है, राज्य जो पक्षी है वो मोनाल है, राज्य वृक्ष बुरांस है। अब इनकी जो साइंटिफिक नेम है वो आ जाते हैं अक्सर। तो सोसूरिया अवेलेटा ब्रह्मकमल का है, मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का है, लोफोफोरस सिम्पिजेनस मोनाल का है, रोडोडेड्रान अब मेरियम ये जो है बुरांस का है। याद कैसे करते हैं मैं उसको आपको ट्रिक बता देता हूँ। गुड। देखिए, कस्तूरी मृग की बात करूँ तो कस्तूरी
मृग, मृग आ रहा है ना, मृग, तो मास्कस, मास्कस मृग रिलेट कर लेना है। 4 ऑप्शन रहेंगे बस, आपको एक में आपको गेस वहाँ पहुँच जाएंगे आप, आपकी अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट होगी। मोनाल की अगर मैं बात करूँ तो मोनाल को आप कनेक्ट करेंगे लोफर से। लोफर क्यों कह रहा हूँ मैं मोनाल को, इसलिए कह रहा हूँ कि मोनाल तो पक्षी है, वो उड़ के कहीं भी जा सकता है, आज यहाँ है कल वहाँ कहीं कहीं, क्योंकि वो पक्षी है, वो कहीं भी जा सकता है, तो वो लोफर है। तो लोफोफोरस से आप मोनाल को कनेक्ट कर लीजिएगा। बुरांस को मैं कनेक्ट करूँगा रोडोडेड्रा, नहीं कि रोड से। रोड से जब भी आप कहीं पहाड़ों में जाएंगे ना, तो रोड के किनारे आपको बुरांस के सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, तो वो बुरांस के ही मिलेंगे। आपको कस्तूरी मृग नहीं मिलने का, आपको मोनाल नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो आपको जब आप रोड से जाएंगे पहाड़ी इलाकों में, तो आपको बुरांस के फूल दिखेंगे, यानी कि बुरांस को आपको कनेक्ट कर लेना है रोडोडेड्रान से। बाकी जो बचा सो सूर्या वेलेटा, वो तो ब्रह्मकमल हो ही गया फिर फाइनल। ऑल गुड, तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि इनकी ऊंचाई, यानी कि सबसे सबसे नीचे आता है बुरांस, उसके ऊपर मोनाल आता है, पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। उसके ऊपर आपको मिलेगा कस्तूरी मृग, और सबसे ऊपर आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलेगा। इनकी ऊंचाई कैसे कैसे है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, 1500, 2500, 3500, यानी 3500, 3600 और 4800, ऐसे याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जो बुरांस के पेड़ हैं वो आपको पाए जाते हैं 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक, ऐसे ही 2500 से 5000 कह लीजिए आप, यहाँ तक मोनाल पाए जाते हैं। 3600 से 4400 के बीच में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, और ब्रह्म कमल आपको 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, वो अक्सर हमसे मीटर में ना पूछ के फुट में ऊंचाई पूछ देता है, क्योंकि ये तो सब मीटर में। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है, और ये सारे के सारे यहाँ पर आपको फिट में दे रखे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप ये चीज़ याद रख लें, यानी कि 1 मीटर में 3.28084 फिट होते हैं, यानी कि 3.280 84 होते हैं। तो जब आप गणित लगाएंगे, बात चल रही है मोनाल की, तो मोनाल को देखिए, मोनाल के लिए ये है, ठीक है, क्राइटेरिया मैं ऊंचाई का। तो 2500 से 5000 के बीच में जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये बिल्कुल आप आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, 1 मीटर को इतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल गुड। अब कुछ और बात है, जैसे कि राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, जो कि 2015 में बना। खेल जो है राज्य, वो फुटबॉल है, जो कि 2011 में बना। राज्य तितली कौन पीकॉक है, जो 2016 में बनी। गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदन 2016 में बना। भाषा जो है यहाँ की सबसे पहली तो हिंदी है ऑब्वियसली, लेकिन दूसरी संस्कृत भाषा बनाई गई, जो कि 2010 में बनाई गई। सारे के सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुरांस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लाइक यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, एक यहाँ पे मैंने इस साइड ले लिया बुरांस और इस साइड ले लिया ब्रह्म कमल। ऑल गुड। बुरांस को एक सदाबहार वृक्ष के रूप में जाना जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म कमल को कौल पद्म बोलते हैं इसकी जो है लोकल लैंग्वेज में। ये जो खिलता है ना, ये शुरुआती टाइम में खिलता है, यानी कि जनवरी, फरवरी से अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना। और ये जो खिलता है ये गर्मियों के टाइम में खिलता है, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर में जो खिलेगा वो ब्रह्म कमल खिलेगा। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसको आप नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में और कन्नड़ में क्या क्या बोल रहे हैं। नेपाल में आप बुरांस को गुरांस बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बुरांसो बोलते हैं, कन्नड़ में बिली बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एरिकेशियाई कुल का पौधा है, यानी कि एरिकेशियाई से रिलेटेड ये जो स्पीसीज है इसकी बुरांस की वो है। और अगर आप 11,000 फीट की ऊंचाई तक चले जाएंगे तो आपको सफ़ेद कलर के भी मिलेंगे, वैसे बेसिकली ये रेड कलर के होते हैं। देखिए जो राज्य पुष्प है ये हिमाचल प्रदेश का भी है, साथ ही साथ नागालैंड का भी है। ध्यान, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है एक बार कि उत्तराखंड के साथ साथ ही कहाँ का जो है राज्य पुष्प है, तो हिमाचल प्रदेश का। राष्ट्र पुष्प ये नेपाल का है। ऑल गुड। कौन पुष्प है, ठीक है, पुष्प की बात कर रहे हैं, जबकि ये हमारे यहाँ तो पेड़ है, बाकी जगह ये पुष्प के रूप में है। ब्रह्म कमल की बात करते हैं, इसकी जो है उत्तराखंड में 24 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, और वर्ल्ड वाइड 210 प्रजातियाँ ब्रह्म कमल की हैं। इसके अन्य नाम है, फिर से नेपाल में क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, कश्मीर में क्या बोलते हैं। तो नेपाल में इसको टोपागोला बोला गया है ब्रह्म कमल को, हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल बोला जाता है। साथ ही साथ हिमालयी पुष्पों का सम्राट ब्रह्म कमल को बोलते हैं। नंदा देवी का प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल है। शिव की पूजा में जो अर्पित किया जाता है वो ब्रह्म कमल ही है। देखिए ये है एस्टेरसी, एस्टेरसी कुल का पौधा पौधा है, जबकि ये एरिकेसई कुल का पौधा था। एरिकेसई कुल का पौधा हमारा बुरांस था, और एस्टेसरी एस्टेरसी जो कुल का पौधा है वो हमारा जो है
वो ब्रह्म कमल है, ठीक है, ये ब्रह्म कमल है इस साइड। और ब्रह्म कमल की जो लेंथ, जो कि हाइट है, हाइट लेंथ का जो कि हाइट होती है ना, पौधे की जो कुल ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। ध्यान देंगे वर्ष में केवल एक ही बार खिलता है। ऑल गुड। कस्तूरी मृग के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे हैं, जैसे कि जुगाली करने वाला मृग, ठीक है। कस्तूरी जो कि एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, इसलिए तो ये जानवर फेमस है। कस्तूरी मृग जो है नर, नर से आपको मिलेगी कस्तूरी, वो भी ऐसा नहीं जितनी मर्जी, केवल 30 से 45 ग्राम ही मिलेगी। 3 3 वर्ष के अंतराल में केवल एक नर से आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में इसकी केवल 4 ही प्रजातियां हैं उत्तराखंड में। कस्तूरी जो कि सुगंधित पदार्थ है, उसकी मैं बात करूं तो 3 प्रकार की है, कपिल, पिंगल, कृष्ण। कपिल आपको नेपाल में मिलेगी, पिंगल कश्मीर में मिलेगी, कृष्ण सिक्किम में मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुख्य भोजन इसका केदारपाती है। इसका जो भोजन है वो केदारपाती है। जो कस्तूरी में बार बार बोल रहा हूँ, यानी कि जो कस्तूरी रसायन है जिसमें से सुगंध आती है, उस रसायन का नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल, जो कि इसके रसायन है। अब ये किस कुल का है? ये अंगुलोटा इस प्रकार के कुल से संबंधित ये जानवर है कस्तूरी मृग, ठीक है, और मोशिडे परिवार से भी। तो बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण की, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस प्रकार से चलूँगा, सबसे पहले रुद्रप्रयाग की तरफ, फिर चमोली की तरफ, फिर उसके नीचे मैं बागेश्वर आ जाऊंगा, और फिर सबसे नीचे मैं पिथौरागढ़ में आ जाऊंगा। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं वो देखिएगा आप। तो रुद्रप्रयाग में एक जगह है केदारनाथ। तो केदारनाथ में क्या किया गया ना, सबसे पहले एक विहार की स्थापना की गई, और उसकी स्थापना की गई सन 1972 में, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए। फिर चमोली में क्या किया गया, एक जगह है कैचुला खर्क नाम से, कैचुला खर्क, वहाँ पे जो है एक प्रजनन केंद्र बनाया गया, और ये बात है सन 1982 की। ऑल गुड, प्रजनन भी हो गया। उसके बाद महरुड़ी जो कि बागेश्वर में एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि एक अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, जो कि 1977 में बनाया जाता है। उसके बाद और नीचे आ जाइए आप अस्कोट में, यहाँ पे फिर आपको फाइनली सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक अस्कोट नाम का वन्य जीव अभयारण्य सन 1986 में यहाँ पे बनाया गया था। तो कहानी किस प्रकार से चली है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे ना एक विहार स्थापित करते हैं वो कैचुला खर्क में, प्रजनन के लिए एक माहौल बनाते हैं सबसे ज़्यादा, ताकि ये जो स्पीसीज हैं, जो कस्तूरी मृग हैं, ये और ज़्यादा तादाद में रहें। महरूड़ी में फिर जब बहुत ज़्यादा हो गए तो उन पर अनुसंधान किए गए, ऑल गुड। फिर जो फाइनली अस्कोट में फिर वो सबसे ज़्यादा हो गए। तो ऐसे हम इसको पूरी कहानी के रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। दिस वन। नेक्स्ट मोनाल के बारे में कुछ बातें हैं, लाइक नेपाल में इसको क्या बोला गया, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, भूटान में इसको क्या क्या बोला जाता है। मोनाल जो कि राज्य पक्षी है उसकी बात कर रहे हैं। मोनाल का साइंटिफिक नेम लोफोफोरस, ठीक है, लोफर है ना ये। और गुड, डंकन इसको नेपाल में बोला गया, हिमाचल प्रदेश में इसको नीलगुरु बोलते हैं, कश्मीर में इसको सोनाल बोला जाता है, और सिक्किम में इसको चामदोंग, भूटान में इसको बुक बोला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना होती है वो 14 मार्च 2001 को होती है। 2000 में राज्य स्थापना हुई है ना। उसके बाद 2001 में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनुच्छेद 315 ये कहता है, जो भाग 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि संघ और राज्य हेतु जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना बिल्कुल डेफिनेटली की जानी चाहिए। तो इसी बेस पे क्वेश्चन आता है कि 315 है ना, 315 जो अनुच्छेद है उसी के बेस पे यहाँ पे भी 2001 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगर यूके ट्रिपल एस सी की बात करें तो ये जो है 17 सितंबर 2014 में यूके ट्रिपल एस सी का गठन 2014 में यहाँ पे किया गया है। पहले अध्यक्ष जो लोक सेवा आयोग के थे वो एनपी नवानी साहब थे। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई है, 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत। सबसे पहली बार जो स्थापना की गई होगी कभी, वो की गई होगी सन 1926 में। नेक्स्ट देखिए, राज्य सेवा में जो आरक्षण मिलता है वो किस किस प्रकार से मिलता है एससी, एसटी और ओबीसी को। 19/4/14 आपको याद रखना है, 19/4/14 ये हो गया एससी के लिए, ये हो गया एसटी के लिए, और ये जो लास्ट वाला है ये ओबीसी के लिए है। इस प्रकार से राज्य सेवा में जो आरक्षण मिलता है वो इस प्रकार के सीक्वेंस में, लाइक 5 4 3 2 ऐसे करके। तो देखिए भूतपूर्व सैनिक कम होते हैं ना आजकल, नहीं, कहने का मतलब भूतपूर्व सैनिक ज़्यादा होंगे ना तो इनको 5% का दे दिया, खिलाड़ी उससे कम होंगे इनको 4% का दे दिया, विकलांग सबसे कम होंगे इनको 3%, और स्वतंत्रता सेनानी तो आजकल की डेट में होता ही कौन है, तो उनको जो भी हैं रिलेटेड उनको 2% दिया जाता है आरक्षण। तो 5 4
3:2 इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक को 5%, खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण है, विकलांगों को 3% का आरक्षण है और स्वतंत्रता सेनानियों को 2% का आरक्षण है। तो ओवरऑल ये कुछ बहुत ही बेसिक सी जानकारियाँ थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो बिल्कुल आप बताएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।